गोविंद अपनी बीवी सरला और अपने दो छोटे बच्चे मुन्नी और चीकू के साथ रहा करता था। गोविंद एक गरीब व्यक्ति था। वह अपने घर की आर्थिक स्थिति चलाने के लिए कड़कती धूप में जाकर कभी समोसे तो कभी चाउमीन बेचा करता था। सरला भी इसमें उसकी खूब मदद किया करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। गोविंद अपनी बीवी सरला के साथ स्कूल के बाहर खड़ा होकर समोसे बेच रहा होता है, तो वहीं दूसरी ओर मुन्नी और चीकू थके हारे धूप से घर वापस आ रहे होते हैं और पंखा चलाकर बैठ जाते हैं। लेकिन पंखा इतनी धीरे चल रहा होता है कि उन दोनों को पंखे की हवा ही नहीं लगती। अब जैसे ही सरला और गोविंद घर आते हैं तो मुन्नी और चीकू गोविंद से बोलते हैं, पापा आप एक कूलर क्यों नहीं ले लेते? देखो कितनी ज्यादा गर्मी है और मेरे सभी दोस्तों के घर में भी कूलर है। पर बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कूलर ले सके। आपके पास कभी भी हमारे लिए पैसे नहीं होते। हम आपसे कुछ भी मांगते हैं तो आप उसे पूरा नहीं करते। आप दोनों गंदे मम्मी पापा हैं। चलो दीदी हम बाहर खेलने चलते हैं। इस तरह से मुन्नी और चीकू बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद गोविंद बहुत निराश हो जाता है, जिसके बाद सरला गोविंद से बोलती है, देखिए आप उदास मत होइए, अभी वो दोनों बच्चे हैं। उन दोनों के अंदर अभी इतनी समझ नहीं है कि अपने पिता से कैसी बात की जाती है। सरला मैं इस बात से दुखी नहीं हूँ कि मेरे बच्चों ने आज मुझे क्या कहा, बल्कि मैं तो इस बात से दुखी हूँ कि आखिर मैं इतना गरीब क्यों हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं अपने बच्चों की एक छोटी सी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पा रहा। इस तरह से गोविंद बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। गोविंद को दुखी देख सरला भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब शाम को बच्चे बाहर से खेलकर घर आते हैं और गर्मी में पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन गर्मी के मारे वो दोनों पढ़ाई नहीं कर पाते। अब सब रात में खाना खाकर सोने के लिए जाते हैं, लेकिन घर में इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि गर्मी के मारे बच्चे सही से सो नहीं पाते। ये देखकर गोविंद अगले ही दिन पुराना कूलर खरीदने की ठान लेता है और सरला से बोलता है, सरला आज हमें दोगुनी मेहनत करनी होगी ताकि आज हम अपने बच्चों के लिए एक पुराना छोटा सा कूलर खरीद सकें। मैं आपके साथ हूँ मुन्नी के पापा। इस तरह से आज गोविंद और सरला सुबह से समोसे बेचने के लिए निकल जाते हैं और शाम को वो एक दुकान पर जाकर पुराना कूलर मांगते हैं, लेकिन उन्हें पुराना कूलर नहीं मिलता और नए कूलर का दाम बहुत ज्यादा होता है। अब थक हार कर गोविंद और सरला अपने समोसे के साथ घर निकल पड़ते हैं, परंतु तभी रास्ते में उसे एक कबाड़ी की दुकान दिखती है। उस कबाड़ी की दुकान के बाहर एक छोटा सा कूलर रखा होता है। गोविंद उस कूलर को देखकर उस दुकान वाले के पास जाता है और दुकान वाले से बोलता है, मालिक ये कूलर खराब मालूम पड़ता है, क्या आप मुझे कबाड़े के भाव में ये कूलर दे सकते हैं? अरे हाँ भाई क्यों नहीं, वैसे भी ये कूलर मेरे किसी काम का नहीं है। वो तो एक ग्राहक आकर इसे कबाड़े के भाव में बेच गया था। मैंने जितने पैसे उस आदमी को दिए थे, अगर उसका दोगुना दाम तू मुझे दे दे तो मैं ये कूलर तुझे हाथों हाथ दे दूंगा। अब बताइए मैं आपको इस कूलर का कितना दाम दूं? यही कुछ 2000 दाम सुनकर गोविंद सोच में पड़ जाता है और कुछ देर बाद दुकानदार से बोलता है, अभी तो मेरे पास केवल 1000 ही रुपए हैं। आप एक काम कीजिए, ये 1000 रुपए रख लीजिए, बाकी के 1000 रुपए मैं आपको कुछ दिनों के बाद दे जाऊंगा। इस तरह से गोविंद उस कबाड़ी की दुकान से वो पुराना कूलर खरीद लेता है और घर पर लाकर अपने हाथों से उसे ठीक करता है। अब कूलर ठीक हो जाता है। शाम को जब बच्चे खेलकर घर आते हैं तो वो लोग अपने घर में कूलर देखकर बहुत खुश होते हैं। अब दोनों बच्चे कूलर के सामने बैठकर पढ़ाई करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरला भी गोविंद के साथ समोसे बनाने की तैयारियों में लग जाती हैं। अगले दिन सरला और गोविंद समोसे बेचने के लिए फिर से कड़ी धूप में जाते हैं, लेकिन इस बार उन दोनों के समोसे पहले से ज्यादा बिकते हैं। ये देखकर उन दोनों को बहुत खुशी होती है और दोपहर में वो दोनों घर आकर कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए बोलते हैं, सरला ये कुछ पैसे बच गए हैं, इसे तुम संभाल कर रख दो। जैसे ही 1000 रुपए होंगे हम दुकान वाले को उसके पैसे दे आएंगे। ठीक है मुन्नी के पापा। अब सरला बिल्कुल ऐसा ही करती है। अगले दिन वो लोग फिर से समोसे बेचने के लिए बाहर जाते हैं और इस बार पहले से भी ज्यादा की कमाई होती है। ये देखकर तो सरला की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता।
क्योंकि जब से उनके घर में कूलर आया था तब से उनकी कमाई जो बढ़ गई थी। वह लोग अब कूलर को लकी मानने लगते हैं। अब गोविंद कुछ ही दिनों के अंदर 1000 रुपए जोड़ लेता है और दुकानदार को उसके पैसे दे आता है। तो वहीं दूसरी ओर सरला की पड़ोसन कांता जब उनके घर में कूलर देखती है तो सरला से बोलती है, अरे सरला बहन, तुम्हारे घर में कूलर? पर ये कूलर कब आया? इस कूलर को देखकर तो मालूम होता है कि ये कूलर बड़ा ही महंगा है। अरे नहीं बहन, ये कूलर तो हमने उधार कबाड़ी वाले के दुकान से लिया था। पता है, जब से ये कूलर हमारे घर में आया है ना, तो मानो हमारी किस्मत ही बदल गई है। गोविंद जी की कमाई भी अच्छी होने लगी है। महज 10 दिन के अंदर ही कूलर का कर्जा भी उन्होंने अपने सर से हटा लिया। सरला की खुशी देखकर कांता अंदर ही अंदर जल उठती है और अपने घर में जाकर अपने पति से लड़ाई करती है। अब कांता और उसका पति गोविंद की तरक्की देखकर जलने लगते हैं। और एक दिन सरला घर में ही होती है और गोविंद अकेले समोसे बेच रहा होता है। तभी कांता गोविंद के पास जाती है और बड़ी ही चालाकी से गोविंद का ध्यान अपनी ओर कर लेती है। और इसी बीच कांता का पति उसके समोसे में किसी प्रकार की दवाई मिला देता है। अब जब गांव वाले गोविंद के समोसे खाते हैं तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है और सभी गांव वाले गुस्से में आकर गोविंद को खूब मारते हैं, जिस वजह से गोविंद हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और कोमे में चला जाता है। जब ये बात सरला को पता चलती है तो वो कूलर के सामने बैठकर रो रही होती है। मैंने और मेरे पति ने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? क्यों गांव वालों ने मेरे पति को इतना मारा? आज वो कोमे में जा चुके हैं। सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने तो उनका इलाज करने से भी मना कर दिया है। अब मैं अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको लेकर जाऊं तो इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास। जादुई कूलर सरला की सारी बातें सुन लेता है और अपने आप कूलर में से बहुत सारे पैसे निकलते हैं। ये देखकर सरला बड़ी हैरान होती है और बोलती है, ये पैसे कूलर में से निकल रहे हैं? सरला, क्योंकि मैं एक जादुई कूलर हूँ, मैं तुम्हारी बातें सुन सकता हूँ और मैं बोल भी सकता हूँ। मैं इतने दिनों तक मौन था क्योंकि मैं देख रहा था कि तुम लोग लालची हो या नहीं, परंतु नहीं, तुम और गोविंद एक नेक दिल इंसान हो। बस इसीलिए मेरी वजह से तुम्हारी कमाई बढ़ रही है। परंतु ईर्ष्या में आकर तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारे पति के समोसे में किसी प्रकार की दवाई मिला दी, जिस वजह से गांव वालों की तबीयत खराब होने लगी। इसीलिए गुस्से में आकर गांव वालों ने तुम्हारे पति को पीटा और आज गोविंद कोमा में है। परंतु तुम्हारे पति ने मुझे ठीक करके मुझे जिंदा किया था, इसीलिए मैं तुम्हारे पति की जान बचाऊंगा। लेकिन तुम मेरे पति की जान कैसे बचाओगे? सरला, तुम गोविंद को हॉस्पिटल से घर ले आओ। जब उसे मेरी ठंडी हवा लगेगी तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। जादुई कूलर के कहने पर सरला अपने पति को हॉस्पिटल से घर ले आती है और जब जादुई कूलर की ठंडी हवा गोविंद को लगती है तो गोविंद पहले की तरह ठीक हो जाता है। जिसके बाद रात में कूलर चुपके से कांता के घर जाता है और दोनों पति पत्नी की खूब पिटाई करता है। साथ ही सरला उन दोनों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती है और पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। अब एक बार फिर से सरला और गोविंद ईमानदारी से कमाने लगते हैं। गरीब की जादुई मछली। समुद्र के किनारे एक गांव था। उस गांव के ज्यादातर लोग मछली पकड़कर बाजारों में बेचते थे। उन मछुआरों का जीवन उस समुद्र की वजह से फल फूल रहा था। वो लोग समुद्र की पूजा करते थे। उनमें एक गरीब मछुआरा भी था जिसके पास अच्छी नाव और मछली पकड़ने के अच्छे कांटे नहीं थे। आज एक भी बड़ी मछली मेरे हाथ नहीं लगी। ऊपर से इस बार की बारिश में मेरी नाव भी टूट गई। अजी सुनते हो, हमारे घर में खाने के लिए एक वक्त का भी खाना नहीं बचा है। अगर आज भी मछली हाथ नहीं आएगी तो फिर हमें भूखे ही सोना पड़ेगा। हमारे पास ठंड में पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। ठंड भी बढ़ती जा रही है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करता हूँ। रमेश समुद्र किनारे मछली पकड़ने जाता है। रामलाल वहीं समुद्र किनारे रहता है। उसके पास मोटर वाली नाव थी। रामलाल, तुम तो जानते हो इस बार बारिश में मेरी नाव टूट गई है। क्या तुम मुझे अपनी नाव में समुद्र के बीच ले जा सकते हो? मेरा तो सीधा हिसाब है, ना किसी की मदद लो ना किसी को मदद दो। ठीक है भाई, अब तुम जाओ। मुझे तुमसे मदद की उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए थी।
तुम जाकर किसी और से मदद मांग लो। रमेश उदास मन से समुद्र किनारे बैठकर मछली पकड़ने लगता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है, लेकिन एक भी मछली उसके हाथ नहीं लगती। आज एक भी मछली हाथ नहीं लगी, मैं घर जाकर बच्चों को क्या जवाब दूंगा। रमेश घर आ जाता है। पिताजी, बहुत भूख लगी है, आप हमारे लिए खाना लाए हैं ना? और गरम कपड़े भी। आज एक भी मछली हाथ नहीं लगी। समुद्र के किनारे से मैं तुम्हारे लिए नारियल लेकर आया हूँ। आज रात इसे खाकर ही गुजारा करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कल जरूर मछली हाथ लगेगी। अगले दिन रमेश उदास मन से अपनी पुरानी टूटी हुई मछली पकड़ने का कांटा लेकर समुद्र के किनारे जाता है। वो सुबह से समुद्र में कांटा डालकर बैठा होता है, लेकिन एक भी मछली उसके हाथ नहीं लगती। वो उदास हो जाता है। आज तो लगता है हमें भूखे ही सोना पड़ेगा हाथ धोकर। तभी वहां रामलाल आ जाता है। क्या हुआ रमेश, तुम्हें आज भी मछली हाथ नहीं लगी? चले जाओ यहाँ से, क्यों बार बार मेरी स्थिति का मजाक उड़ाने आ जाते हो? हमें लगता है तुम्हारी किस्मत ही खराब है। तुम्हें मछली बेचने का धंधा अब छोड़ देना चाहिए। इतना बोलकर रामलाल वहां से चला जाता है। रमेश भी वहां से जाने लगता है। तभी उसे सुनाई देता है कि कोई दर्द से चिल्ला रहा है। वो आसपास देखता है, एक विशाल मछली की पूंछ बड़े से पत्थर के नीचे दब गई होती है और वो मछली घायल भी हो जाती है, जिस वजह से वो खुद को पत्थर के नीचे से नहीं निकाल पाती। ये देखकर रमेश को दया आ जाती है और वो उस मछली को पत्थर के नीचे से निकाल देता है। अरे वाह, इतनी बड़ी मछली! लगता है आज लॉटरी लगने वाली है हाथ धोकर। रमेश देखता है ये कोई मामूली मछली नहीं होती। अन्य मछलियों से वो विशाल और सुनहरे रंग की होती है। हाथ धोकर इतनी खूबसूरत मछली मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। इसे घर लेकर जाता हूँ। सरला उस मछली को देखकर चौंक जाती है। तभी सरला देखती है वो मछली कुछ बोलने की कोशिश कर रही है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ये मछली बोल रही है हाथ धोकर। मैं समुद्र की जादुई राजा की इकलौती जादुई मछली रानी हूँ। तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। हाथ धोकर, ठीक है, तुम मुझे मेरी पुरानी नाव को फिर से नई जैसी बना दो। मछली तुरंत अपनी पूंछ हिलाती है और रमेश की पुरानी टूटी हुई नाव एकदम नई जैसी हो जाती है। ये तो वाकई जादुई मछली है। मेरी पुरानी टूटी हुई मछली पकड़ने का कांटे को नया जैसा कर दो हाथ धोकर। मछली फिर अपनी पूंछ हिलाती है और रमेश की टूटी हुई मछली पकड़ने का कांटा एकदम नए जैसा हो जाता है। मैं तुम्हारी तीसरी और आखिरी इच्छा तब पूरी करूंगी जब तुम मुझे समुद्र में ले जाकर छोड़ोगे। रमेश और सरला उस मछली को ले जाकर समुद्र के किनारे छोड़ देते हैं। बताओ, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तुमने हमारी इतनी मदद की, हमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए हाथ धोकर। भगवान ने हमें मेहनत करके कमाने खाने के लिए हाथ और पैर दिए हैं। हम मेहनत की रोटी कमाकर खाएंगे। मुझे तुम दोनों की बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। तुम्हें जब भी तुम्हारी आखिरी इच्छा मांगनी हो, यहीं समुद्र तट पर आकर सुनहरी मछली 3 बार चिल्लाना, मैं यहाँ आ जाऊंगी। इतना बोलकर सुनहरी मछली समुद्र में वापस चली जाती है। लेकिन रमेश का पड़ोसी रामलाल ये सब देख रहा था। रमेश और सरला वहां से चले जाते हैं। रामलाल समुद्र तट पर जाकर सुनहरी मछली 3 बार चिल्लाता है। सुनहरी मछली बाहर आ जाती है। रामलाल तुरंत उसे अपने जाल में पकड़ लेता है। वाह, इच्छा पूर्ति मछली! मैं तुम्हें महंगे दामों में बेच दूंगा। इतनी खूबसूरत मछली की मुझे अच्छे दाम मिलेंगे। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। सुनहरी मछली बोल भी सकती है। ठीक है, तुम मुझे इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बना दो। सुनहरी मछली अपनी पूंछ हिलाती है और रामलाल का घर महल में बदल जाता है, जो समुद्र तट के किनारे से भी दिखने लगता है। ये मछली तो बड़े काम की है। मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। फिर मुझे जब अपनी दूसरी इच्छा मांगनी होगी तो मैं मांग लूंगा। रमेश और सरला रामलाल के बदले हुए स्थिति को देखकर सब समझ जाते हैं कि ये जादुई मछली का कमाल है। अरे ओ रामलाल, आप रातों रात अमीर कैसे हो गए? मैंने तुम दोनों को सुनहरी मछली समुद्र किनारे छोड़ते देखा था। मैंने उस मछली को पकड़कर अपना गुलाम बना लिया है। अब मेरे पास सब कुछ है।
मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपने ठीक नहीं किया। जादुई मछली के जादू का फायदा नहीं उठाना चाहिए। रामलाल सुनहरी मछली को एक छोटे से बर्तन में रखता था, जिसमें वो ठीक से तैर भी नहीं पाती थी। सुनहरी मछली को देखकर रमेश को दया आ जाती है। ये समुद्र में रहने वाली मछली है, इतने छोटे बर्तन में कैसे रहेगी? हाथ धोकर। अब ये मेरी गुलाम है, मैं जो चाहूंगा जैसे चाहूंगा कर सकता हूँ। ये मेरे इशारों पर काम करेगी। तुम सुनहरी मछली का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। मैं तुम लोगों की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। इतना बड़ा जैकपॉट अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता हूँ। हाथ धोकर। अब वक्त आ गया है मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा मांगने का। हाँ, सही कहा आपने। रामलाल का घमंड हद से ज्यादा बढ़ गया है। सुनहरी मछली, मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा है कि तुम आजाद हो जाओ और खुले समुद्र में वापस चली जाओ, हाथ धोकर। रमेश की इच्छा सुनकर मछली अपनी पूंछ हिलाती है। तभी जोरों की बारिश होने लगती है और रामलाल का महल समुद्र के अंदर डूब जाता है और सुनहरी मछली वापस समुद्र में चली जाती है। हाय राम, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। रामलाल भैया, आपने उस मछली के जादू का गलत प्रयोग किया। अगर आप उसका सही प्रयोग करते और अपनी मेहनत पर विश्वास रखते तो ऐसा कभी नहीं होता, हाथ धोकर। अपनी मेहनत से कमाया गया धन ही असली धन होता है। तुम लोग ठीक कह रहे हो। अब से मैं भी मेहनत की कमाई खाऊंगा और फिर कभी लालच नहीं करूंगा। सुनहरी मछली गहरे समुद्र में चली जाती है और फिर कभी वापस नहीं आती। रोशनी नाम की एक लड़की कहीं जा रही होती है। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है। उसकी अच्छी पर्सनैलिटी देखकर रोशनी उसकी जेब से पटवा निकाल लेती है। तभी अमन नाम का एक लड़का उसे चोरी करते हुए देख लेता है और वो उसका हाथ पकड़ के उसे साइड में ले जाता है और उससे बोलता है, तुम चोरी कर रही थी? अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ। अरे नहीं नहीं, वो तो उनका पर्स गिर गया था। मैं तो बस उनके पॉकेट में उनका पर्स रख रही थी। वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज छोड़ रहा हूँ। आइंदा से मैंने तुम्हें चोरी करते हुए पकड़ा ना तो तुम सीधा जेल में नजर आओगी। इतना बोलकर अमन उसे छोड़ देता है और रोशनी खुद से बोलती है, मुझे धमकी देता है साला। जब मैं इसकी जेब काटूंगी तब इसे मेरे हाथों की सफाई के बारे में पता चलेगा। इतना बोलकर रोशनी वहाँ से चली जाती है और अगले दिन उसी जगह पर जाती है जहाँ वो अमन को देखती है। अमन को देखते ही रोशनी उसकी जेब काट लेती है और उसके सामने जाकर उन पैसों को गिनने लगती है और उससे बोलती है, अब ये सारे पैसे मेरे हैं, बाय। इतना बोलकर रोशनी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अमन को पता चलता है कि इस बार रोशनी ने किसी और की नहीं बल्कि उसी की जेब काटी है। इसी तरह से रोशनी अब रोज उसकी जेब काटने लगती है और ये सिलसिला शुरू हो जाता है। अब रोशनी कभी अमन की घड़ी चोरी करती है तो कभी उसके पैसे। इसी बीच अमन को रोशनी से प्यार हो जाता है और कहीं न कहीं रोशनी भी अपना दिल अमन को दे बैठती है। उन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती है और एक दिन अमन रोशनी से बोलता है, एक काम करोगी? तुम एक बार बोल कर तो देखो अमन। देखो रोशनी, मेरी गवर्नमेंट जॉब है और हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये पैसे बचाने के लिए छोटी मोटी चोरियाँ करनी बंद कर दो और माँ को कभी तुम्हारे इस काम के बारे में ना पता चल सके। ठीक है, अब से मैं चोरी नहीं किया करूँगी। अब रोशनी अमन की बात मान जाती है और बहुत जल्द अमन रोशनी को अपनी माँ से मिलवाता है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब रोशनी घर में आती है तो रोशनी की सास और मिनी उन दोनों को दरवाजे पर खड़ा करके उन दोनों की आरती उतारने लगती है। लेकिन मिनी जब रोशनी का मुंह मीठा कराने के लिए थाली देखती है तो थाली में रखे पैसे और मिठाइयाँ गायब हो चुके हैं। जिसके बाद मिनी बड़ी हैरानी के साथ बोलती है, अरे थाल में मिठाई और पैसे रखे थे, कहाँ गए? मुझे अच्छे से याद है, मैंने इसी थाल में कुछ मिठाई और पैसे रखे थे। हे भगवान, अब अपनी बहू का मुंह कैसे मीठा कराऊं? माँ जी, ये मिठाई और पैसे मेरे हाथों में है। लेकिन बहू, तेरे हाथ में मिठाई और पैसे कहाँ से आए? बेटा अमन, तू घर में लक्ष्मी लेकर आया है या फिर लक्ष्मी चुराने वाली बहू? अरे माँ जी, इसे चोरी नहीं, हाथों की सफाई कहते हैं। माँ, दरअसल रोशनी को जादू करने की आदत है। मिनी अब सारी बातों को इग्नोर कर देती है और अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन
अरे बहू, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा। थोड़ी देर में मेरी बचपन की सहेली आने वाली है घर पर, और घर में चीनी खत्म है, तो तू पास की दुकान से चीनी ले आती तो बहुत अच्छा रहता। अरे माँ जी, इस घर की बहू हूँ, आपकी सहेलियाँ मेरी भी तो सास है। आप आराम कीजिए, मैं अभी बाहर से चीनी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर रोशनी चीनी लेने के लिए घर से निकलती है, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी सामने वाली पड़ोसन के घर पर पड़ती है। उसके किचन की खिड़की खुली होती है। अब रोशनी किचन के बाहर खड़ी होकर झांकने लगती है और जल्दी से किचन में जाकर चीनी का डब्बा लेकर अपने घर आ जाती है। दूसरी ओर जब उसकी पड़ोसन के घर का चीनी का डब्बा गायब होता है तो उसकी पड़ोसन गली में शोर मचाते हुए सभी पड़ोसियों को गाली देने लगती है और उनसे बोलती है, आज से पहले कभी इस गली में चोरी नहीं हुई और आज दिन दिहाड़े मेरे घर से चीनी का डब्बा गायब हो गया। अरे बताओ भला, चीनी भी चोरी करने वाली चीज है? हद करते हैं आज के लोग भी। इस तरह से वो औरत गली वालों को सुनाकर घर में चली जाती है। अब समय यूं ही बीतता जाता है और रोशनी की चोरी करने की आदत भी बढ़ जाती है। ऐसे ही एक दिन मिनी रोशनी को अपने साथ बाजार लेकर जाती है, जहाँ मिनी सब्जी वाले से सब्जी का मोल भाव कर रही होती है, तो वहीं रोशनी कुछ सब्जियों की चोरी कर लेती है। और जब वो दोनों सास बहू घर आते हैं तो मिनी देखती है कि उसकी सब्जी के झोले में नींबू, टमाटर और भी कुछ सब्जियां हैं जो उसने खरीदी ही नहीं थी। उन सब्जियों को देख मिनी अपनी बहू रोशनी से बोलती है, अरे बहू, ये सब्जियां तो मैंने खरीदी ही नहीं, फिर यहाँ कैसे? कहीं तूने कोई जादू तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं माँ जी, इस बार मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने तो ये सब्जी खरीदी है जब आप सब्जी वाले से मोल भाव कर रही थी। रोशनी इस तरह से झूठ बोल देती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रोशनी मिनी के साथ साड़ी खरीदने के लिए दुकान पर जाती है, जहां वो दोनों कुछ साड़ियों को पसंद भी कर लेती है। लेकिन तभी मिनी को एक साड़ी बहुत पसंद आती है और वो दुकान वाले से बोलती है, भैया, वो हरी वाली साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, एक बार आप मुझे वो हरी वाली साड़ी दिखाना। मिनी के कहने पर दुकान वाला उसे उसकी मनपसंद साड़ी निकाल कर दिखाता है। अरे वाह माँ जी, ये साड़ी तो सच में बहुत अच्छी लग रही है आप पर। यही साड़ी लेना आप, आपके ऊपर ये साड़ी खूब जचेगी। अच्छा भैया, ये साड़ी कितने की है? अरे मैडम, ये साड़ी सिर्फ 4000 की है। हम आपके लिए ये साड़ी 3500 की लगा देंगे। आखिर आप हमारी प्रीमियम कस्टमर जो हैं। क्या भैया, आप भी क्या बातें करते हो? मैं हमेशा से आपकी दुकान पर ही साड़ियाँ लेकर जाती हूँ और आप हो कि मुझे ही ठग रहे हो। 2000 की साड़ी आप मुझे 4000 में दे रहे हो। इस तरह से मिनी उस दुकानदार से उस साड़ी को लेकर काफी मोल भाव करती है, लेकिन वो दुकानदार साड़ी का रेट 3000 से नीचे नहीं करता। जिसके बाद मिनी दुकान से बिना साड़ी लिए जाने लगती है। पर इसी बीच रोशनी वो साड़ी चोरी कर लेती है और जब मिनी घर आती है तो अगले दिन रोशनी वही साड़ी अपनी सास को देती है। उस साड़ी को देख मिनी रोशनी से बोलती है, अरे बहू, ये तो वही साड़ी है जो मुझे कल पसंद आई थी, लेकिन ये साड़ी यहाँ कैसे? तू कब लेकर आई इस साड़ी को? और तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? अरे माँ जी, मैंने जब देखा कि ये साड़ी आपको बहुत पसंद है तो घर आने के बाद मैं पैसे लेकर दोबारा दुकान में गई और मैंने दोबारा दुकान वाले से काफी मिन्नतें की। उसके बाद दुकानदार ने ये साड़ी मुझे दे दी। रोशनी अपनी सास से झूठ बोली रही होती है कि तभी दुकानदार मिनी के घर आ जाता है और मिनी के हाथों में अपनी साड़ी देख उसके हाथों से वो साड़ी छीन लेता है और मिनी से बोलता है, अरे मिनी बहन, तुम हमारी पुरानी ग्राहक हो, इसलिए मैं इस समय आया, वरना मुझे तो कल रात को ही पता चल गया था कि तुम्हारी बहू ने ये साड़ी चोरी करी है। अरे मिनी बहन, तुम अपने घर में बहू लेकर आई हो या चोरनी, तुम नहीं जानती, पर तुम्हारी बहू ने ये साड़ी चोरी की है। मैंने अपनी दुकान में सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो मैंने देखा कि तुम्हारी बहू मेरी साड़ी को चोरी कर रही है। फिर क्या था, मैंने तभी सोच लिया कि मैं आकर इस बारे में आपसे बात जरूर करूंगा, परंतु रात हो रही थी इसलिए मैंने छोड़ दिया और अभी आया। उस दुकानदार की बात सुनकर मिनी दुकान वाले से माफी मांगती है और उसे साड़ी के पैसे दे देती है। जिसके बाद दुकानदार अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और मिनी अपनी बहू से बोलती है, बहू, आज तेरी वजह से ना मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं तेरी हर गलतियों को नजरअंदाज करती रही, लेकिन आज तूने हद कर दी। अब मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी?
तूने मुझे कहीं बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। सब कहते हैं कि मेरी बहू चोर है। अब तू ही बता बहू कि मैं उन लोगों की बातों का क्या जवाब दूं। अपनी सास की बातें सुनकर रोशनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी सास से माफी मांगती है और अपनी सास से कभी न चोरी करने का वादा करती है, जिसके बाद रोशनी चोरी करना छोड़ देती है और वो लोग एक सुकून की जिंदगी जीने लगते हैं।